कौन सा मुद्दा हो सकता है जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएं? आपको दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ेगा और शायद आप कुछ तब भी समझ नहीं पा रहे होंगे। तो हम आपको बताते हैं, एक मुद्दा है इस देश में जो ऐसा है, और वो है आरक्षण का मुद्दा। हमारे देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वालों ने आरक्षण को एक तरह से लोगों का मौलिक अधिकार बना दिया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस गलतफहमी को दूर कर दिया और कह दिया कि आरक्षण लोगों का मूल अधिकार नहीं है। इसलिए आज हम आरक्षण पर ही बात करेंगे और यह तय करेंगे कि आरक्षण से इस देश को फायदा हुआ है, इस समाज को फायदा हुआ है या नुकसान। क्या आने वाले भविष्य में भी हमें आरक्षण की आवश्यकता होगी? यह होना चाहिए। और कहीं देश और समाज को बांटकर यही आरक्षण आत्मनिर्भर भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट तो नहीं बन गया? इसके बाद हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब हर 25 मिनट में एक मौत हो रही है। हर 25 मिनट में एक मौत। 31 जुलाई तक दिल्ली को 80,000 हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि फिलहाल दिल्ली के पास सिर्फ 9,500 हॉस्पिटल बेड्स हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों और कब्रिस्तानों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। सोचिए, ये ऐसा शहर है जहां शमशान घाट और कब्रिस्तानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जीवन के लिए संघर्ष करते दिल्ली के सिस्टम ने मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, और आप में से जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं उन्हें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। और आखिर में आपको गिर के जंगलों से आया एक शुभ समाचार देंगे। गुजरात के गिर में शेरों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। जिस समय प्रकृति और इंसानों के बीच द्वंद्व चल रहा है, उस समय जंगल से आई ये शुभ खबर, अच्छी खबर हौसला बढ़ाने वाली है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन शेरों की गिनती होती कैसे है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हुई है, यानी 25 मिनट में कोरोना के एक मरीज की मौत हो रही है। दिल्ली में आज 1877 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 36,687 मामले हैं, जबकि अब तक 1,085 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। कल यानी 10 जून को दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 101 लोगों की मौत हुई थी। देश में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की तरफ से देश के 83 जिलों में किए गए सिरो सर्वे में ये बात सामने आई है। इस सर्वे के मुताबिक अब तक देश में 0.73% आबादी कोरोना संक्रमित है। प्रति लाख आबादी के हिसाब से संक्रमण सबसे कम है। इलाज से ठीक हुए मरीजों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,996 केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल 2,86,579 मामले हैं, जबकि 1,41,029 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक देश में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण नहीं है। आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली में जामा मस्जिद को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया है। जामे मस्जिद आम नमाजियों के लिए बंद कर दी जाएगी। जो लोग जामे मस्जिद में अंदर हैं, जैसे लॉकडाउन में पिछले 2.25 महीने तक लोग बाजमात नमाज अदा करते रहे, इसी तरह वो बाजमात जामे मस्जिद में नमाज होती रहेगी 30 जून तक। लेकिन आम नमाजी यानी इज्तिमाई तौर पर कल जुमा नहीं होगा, जैसे होता रहा है पिछले 2 महीने 2.25 महीने में, उसी तरह नमाज जुमा जामे मस्जिद में अदा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की अहमियत समझाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के 5 मंत्र देते हुए कहा कि आपदा को अवसर में बदलने का वक्त है। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने। प्रधानमंत्री ने जरूरी सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की बात कही।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा। अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का समय है। पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय आत्मविश्वासी होगा तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य जल्दी हासिल कर लेंगे। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में मेडिकल सीटों पर ओबीसी आरक्षण के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य के सभी राजनीतिक दलों का साथ आना असामान्य बात है, लेकिन कोर्ट इस याचिका को खारिज नहीं कर रहा है, सिर्फ हाईकोर्ट जाने को कह रहा है। तमिलनाडु की 3 प्रमुख पार्टियों ने नीट के तहत मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 50% सीटें आरक्षित न करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी। पालघर में 2 साधुओं की हत्या की सीबीआई या एनआईए से जांच की मांग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस पर अगली सुनवाई करेगा। मारे गए साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर यकीन नहीं है, क्योंकि शक की सुई पुलिस पर ही है। इसीलिए सीबीआई या एनआईए से जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ऐसी ही मांग वाली अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट में भी लंबित है। 16 अप्रैल को एक अफवाह पर 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी को भी संतों की हत्या के पीछे सुनियोजित साजिश की आशंका है। 100% वहां पर कुछ माओवादी एलिमेंट है और कुछ धर्मांतरण करने की कोशिश करने वाले एलिमेंट है। ये दोनों ने मिलकर वहां पर एक प्रकार का आतंक मचा हुआ है और उस आतंक के चलते मुझे ऐसा लगता है कि उसी का परिणाम इस हत्या में कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है। जी न्यूज ने सबसे पहले संतों को इंसाफ की मुहिम शुरू की थी। पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या से जुड़े सारे पहलुओं की पड़ताल की थी। उत्तर प्रदेश में बरेली के दरगाह आला हजरत के मौलाना ने मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल के खिलाफ फरमान जारी किया है। मुफ्ती अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी ने दलील दी है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और इस्लाम में शराब के इस्तेमाल की इजाजत हरगिज नहीं है। मुफ्ती ने सैनिटाइजर की जगह साबुन या फिर शैम्पू का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सरकार ने धार्मिक स्थानों को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने को लेकर जो निर्देश दिए हैं, उनमें अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ साफ करने का भी जिक्र है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब सड़क निर्माण में तेजी आई है। सड़क निर्माण का काम जल्द पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टरों के जरिए भारी उपकरण भेजे गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों के तहत सीमा क्षेत्र में शांति कायम रखे जाने और गतिरोध का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि मामले को जल्द ही बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। As you are aware, a meeting was held between the corps commanders of India and China on 6th of June in the Chushul Moldo region. This meeting was in continuation of our diplomatic and military engagement, which both sides have maintained. It was agreed in this meeting that an early resolution of the situation would be in keeping with the guidance of our leaders, therefore maintaining their military and diplomatic engagements to peacefully resolve the situation at the earliest, as also to ensure peace and tranquility in the border areas. वहीं सूत्रों के मुताबिक चीन ने सीमा पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। सूत्रों का कहना है कि चीन ने लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में गतिविधियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत चीन ने सैनिकों की तैनाती और भारी हथियारों को भी सीमा पर तैनात किया है। साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में चल रहे चीनी सैनिकों के युद्ध अभ्यास में होवित्जर तोप को भी शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान से कैश ट्रांसफर स्कीम सीखने की पेशकश पर भारत ने इमरान खान को पाकिस्तान की हैसियत बताई है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान तो खुद ही जीडीपी के 90% कर्ज में डूबा है। Pakistan would do well to recall that they have a debt problem which covers 90% of their GDP and they've been asking for debt restructuring. As far as India goes, our stimulus package is as large as the GDP of Pakistan. इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कोरोना संकट के दौर में कैश ट्रांसफर के बिना भारत के 34% लोग हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चल सकते। भारत चाहे तो पाकिस्तान अपना कामयाब कैश ट्रांजैक्शन प्रोग्राम साझा कर सकता है।
हमारा देश भारत भी एक बड़ा अजीब देश है। भारत में राजनीतिक पार्टियां कभी भी किसी भी मुद्दे पर एक नहीं होती। चाहे कोरोना वायरस का मुद्दा हो, पाकिस्तान हो, चीन से मुकाबले की बात हो, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, श्रमिकों के पलायन का विषय हो, किसी भी मुद्दे पर देश की राजनीतिक पार्टियां आपके सामने कभी भी एकजुट होकर नहीं आती। अगर आप हाल ही में देखें तो कोरोना वायरस जैसा संकट इस समय हमारे देश पर है, उस पर भी हमारे देश की पार्टियां एक मत नहीं है। लेकिन एक मुद्दा इस देश में ऐसा है जिस पर सारी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं और उस मुद्दे का नाम है आरक्षण। आजादी के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण लागू किया था तो उस समय यह कहा गया था कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए होगा और अगर जरूरत पड़ी तो फिर इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आरक्षण को ऐसी जरूरत बाद में बना दिया गया कि 70 वर्ष के बाद भी इसका कोई अंत नहीं है। आरक्षण किसी पिछड़े व्यक्ति के अधिकार से ज्यादा अब राजनीति का हथियार बन चुका है। ये बात आज हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप आरक्षण से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के जरिए समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही है और वो ये है कि आरक्षण किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा होगा कि आरक्षण उनका मौलिक अधिकार है और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे देश के नेताओं का और राजनीतिक पार्टियों का रहा है कि उन्होंने आप सबको आपके दिमाग में यह बात डाल दी कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार है, यह तो मिलेगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात तमिलनाडु में नीट के तहत हो रहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर कही है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए होती है। तमिलनाडु की कई राजनीतिक पार्टियां एक साथ इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और ये मांग करने लगीं कि जिस तरह से तमिलनाडु अपने राज्य में 50% ओबीसी आरक्षण देता है, उसी तरह ऑल इंडिया कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल की सीटों पर भी 50% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए तमिलनाडु सरकार के अलावा उनके विरोधी डीएमके, सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और ये कहा कि मेडिकल कॉलेज की सीटों पर 50% ओबीसी आरक्षण न देना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सोचिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर क्या एआईएडीएमके, क्या डीएमके, क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या कांग्रेस, ये लोग कभी भी एक साथ किसी भी विषय पर एक मत नहीं होते, एक मंच पर नहीं आते, लेकिन इस बारे में एक साथ आ गए और इन सब लोगों का कहना है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन का मामला होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने तमिलनाडु के इन राजनीतिक दलों की याचिकाओं को सुनने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों के वकीलों से पूछा कि इस मामले में किन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्या वो ये बताएंगे। जब इन वकीलों ने कहा कि इसमें शिक्षा के अधिकार और आरक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि आरक्षण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आरक्षण देने से इनकार करना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राजनीतिक पार्टियों से अपनी याचिका वापस लेने और मद्रास हाई कोर्ट में जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो याचिकाएं आती रहती हैं, ये सब मामले, कानूनी मामले चलते ही रहते हैं, लेकिन यहां आप सब के लिए जो खास बात समझने की है इसमें, और वो एक लाइन की बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आरक्षण का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। यह बात समझने की है यहां। अब आप आरक्षण के इस मामले में एक बात पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए तमिलनाडु के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बना लिया और सब यही बात करने लगे कि मेडिकल की सीटों में 50% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि आरक्षण को अधिकार से ज्यादा राजनीतिक हथियार इन पार्टियों ने बना लिया है और देश की तमाम पार्टियां और तमाम नेता ये सोचते हैं कि आरक्षण एक ऐसा अचूक राजनीतिक हथियार है जिसके जरिए चुनाव जीते जा सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने जब यह याचिका आई तो उन्होंने भी इस बात पर बड़ी हैरानी जताई कि कैसे एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी इस मामले में एक साथ आ गए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सभी दलों की इस मामले में बहुत ज्यादा रुचि है। कुछ वकीलों ने कहा कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां तमाम जो पार्टियां हैं कट्टर राजनीतिक दुश्मनी होती है इन सब पार्टियों की। ये पार्टियां कभी कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि एक साथ आ जाएं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा इन्हें एक साथ ले आया। अब आप सोचिए कि हमारे देश में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी पार्टियां एक हो जाती हैं। आजकल चीन के साथ सीमा पर विवाद चल रहा है, उस पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी तेजी से फैल रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से हर पार्टी अलग अलग तरीके से राजनीति कर रही है। प्रवासी मजदूरों के मामले में भी हर पार्टी अलग राजनीति कर रही है, वो सब आपने देखा। यानी कोरोना वायरस हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा हो, कोरोना वायरस का मुद्दा हो, कभी भी हमारे नेता और पार्टियां एक मंच पर एक साथ नहीं आते, लेकिन सिर्फ एक मुद्दे पर सभी दल एक साथ आते हैं और वो है आरक्षण। आरक्षण का कोई विरोध नहीं करता, इसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। आप सोचिए कि हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी हैरान होकर कह रहा है कि सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक कैसे हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि इस देश में आरक्षण समाप्त क्यों नहीं होता। जब तक देश के राजनीतिक दल आरक्षण का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करते रहेंगे और इसके विरोध या समर्थन में अपना फायदा नुकसान देखते रहेंगे, तब तक यही होता रहेगा। इस पर कोई बात नहीं कर सकता। जो इस पर बात करेगा या सवाल उठाएगा उसे दलितों और पिछड़े वर्ग का विरोधी बता दिया जाएगा, और इतना रिस्क कोई नेता या कोई पार्टी नहीं उठा सकती। लेकिन इन लोगों से यह सवाल आज जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करते वक्त ही यह कह दिया था कि आरक्षण कुछ ही वर्षों के लिए होना चाहिए, तब क्यों इतने वर्षों बाद भी, इतने दशकों बाद भी इस देश में आरक्षण की व्यवस्था जीवित है? क्यों जिस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, उस आरक्षण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है? यह आरक्षण तो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यानी जिस आरक्षण का दायरा आजादी के बाद धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए था, उसका दायरा कम होने के बजाय हमारे देश में बढ़ कैसे रहा है? भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ शुरुआती 10 वर्षों के लिए हो। यानी भारत में आरक्षण की व्यवस्था को 1960 तक समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने आरक्षण को चुनाव में जीत हासिल करने का एक हथियार बना लिया। और आज भी हमारे देश के राजनीतिक दल हर चुनाव में आरक्षण के इसी हथियार पर धार लगाना भूलते नहीं। धीरे धीरे भारत में अब ऐसी स्थिति बन गई कि जाति के आधार पर आरक्षण मांगना एक फैशन बन गया और नेताओं के लिए वोट हासिल करने का अचूक राजनीतिक फॉर्मूला बन गया। आपको याद होगा किस तरह से पिछले कई वर्षों में जाति के आधार पर आरक्षण के लिए देश के अलग अलग राज्यों में कई हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन क्या आपको कभी कोई ऐसा प्रदर्शन याद है जिसमें यह कहा गया हो कि इस देश में आरक्षण की नहीं बल्कि योग्यता की बात होनी चाहिए? क्या कभी आपने कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा है जिसमें यह कहा गया हो कि देश में जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? यानी अगर कोई अधिकार दिया जाना भी है तो वह अधिकार सबसे पहले देश के जरूरतमंद गरीबों को मिले, फिर चाहे वो गरीब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। भारत में इस समय केंद्रीय स्तर पर 59.50% आरक्षण का प्रावधान है, यानी लगभग 60%, जिसमें दलितों को 15%, आदिवासियों को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलता है। आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग को, यहां ध्यान देने वाली बात यह जो अभी शुरू हुआ है। अनुमान के मुताबिक देश की 70 से 75% आबादी इस समय आरक्षण के दायरे में आती है। 70 से 75% आबादी, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा उठाना वो भी नहीं भूलते। यानी आज अगर आप किसी पिछड़ी जाति से आते हैं, जिसको पिछड़ी जाति माना जाता है, हमारा तो ये मानना है कि कोई जाति ना पिछड़ी है ना अगड़ी है,
कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है, इंसान सब बराबर हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं लेकिन पूरी तरह से संपन्न है, फिर भी आरक्षण लेते हैं। इससे उन योग्य लोगों का हक छीन लिया जाता है जो असल में किसी नौकरी या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पूरी तरह योग्य होते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमारा देश विकसित क्यों नहीं है, हमारा देश सुपर पावर क्यों नहीं है। हमें यह बात समझनी होगी कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत होती है। और शायद इसीलिए यह भी कहा जाता है कि हमारे देश में लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं, डिग्रियां तो हैं लेकिन काबिलियत नहीं है। हमारे देश के नेताओं को लगता है कि वो आरक्षण के जितने बीज बोएंगे उतनी ही वोटों की फसल काट पाएंगे। आरक्षण को जातियों वाली राजनीति का औजार बनाकर हमारे नेताओं ने पिछले 72 वर्षों में आपके वोट लूटे हैं और देश को लूटा है। हमारे देश में गरीबी हटाओ के नारे लगाए गए लेकिन आज भी हमारे देश से गरीबी हटी नहीं है। सियासत के खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा और राजनीतिक स्वाद के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर के नाम का पूरा इस्तेमाल किया है, उन पर अपना कॉपीराइट हासिल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उनके मूल विचारों को असल में किसी ने नहीं समझा। आज भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हर चुनाव में आरक्षण के औजार को धार देना भूलती नहीं। इसलिए आज आरक्षण के चैंपियंस को आप सबके लिए पहचानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि बाबा साहेब अंबेडकर आरक्षण को लेकर क्या कहते थे। उन्होंने कहा था, आरक्षण आर्थिक उत्थान या गरीबी के उद्देश्य से नहीं है। इसके जरिए प्रशासन में कुछ विशेष जातियों का प्रवेश होगा जो अब तक प्रशासन से बाहर रही हैं। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में उचित स्थान मिलना चाहिए। इससे इन लोगों को सत्ता के माध्यम से ताकत मिलेगी और ये सशक्त बनेंगे। जहां बहुसंख्यक आबादी सत्ता में अपने हिस्से से वंचित है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। यह कहा था बाबा साहेब अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने ही आरक्षण की सबसे ज्यादा वकालत की थी, यह सही है। लेकिन जो सच आपको नहीं बताया जाता, यह आधा सच है। दूसरा सच आपसे छुपा लिया जाता है। वो ये भी मानते थे कि आरक्षण सदा के लिए नहीं हो सकता। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो यह व्यवस्था की गई थी कि हर 10 वर्ष के बाद सरकार इस बात की समीक्षा करेगी कि आरक्षण की जरूरत अब आगे है या नहीं। कहा यह भी जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत में यह सुझाव भी दिया था कि हर 10 वर्ष की जगह पर आरक्षण को 30 या 40 वर्षों के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए और इसमें विस्तार करने की किसी भी संभावना को खत्म कर देना चाहिए, यानी उसके बाद विस्तार नहीं होगा। लेकिन एक बार जो आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई, वो व्यवस्था न सिर्फ अब तक कायम है बल्कि इसमें एक के बाद एक जातियां जुड़ती चली गईं और आरक्षण बढ़ता चला गया। जैसे वर्ष 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया। इसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला सुनाना पड़ा कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो आरक्षण समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा उसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कई राज्यों ने अपने राज्यों में सरकारों ने आरक्षण की सीमा को 50% से भी ज्यादा कर दिया। जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपने आदेश में कहा कि अलग अलग राज्य 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास मजबूत सामाजिक और वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। सोचने वाली बात यह भी है कि भारत में हर 5 साल में होने वाले चुनाव से पहले हम नई जातियों और नए वर्गों को आरक्षण के दायरे में शामिल कर लेते हैं। ऐसा 72 वर्षों से होता चला आ रहा है। ये पार्टियां और नेता इस उम्मीद में नए लोगों को आरक्षण में शामिल करते हैं ताकि चुनाव में ये जो नए लोग होंगे, नए वर्ग होंगे, नई जातियां होंगी, ये उन्हें वोट देंगे। जबकि होना इससे उल्टा चाहिए था। भारत को अब तक इतना मजबूत हो जाना चाहिए था कि वो हर 5 साल में अलग अलग वर्गों को सशक्त बनाकर आरक्षण के दायरे से बाहर करता चला जाता। हमारा आज ये कहना है कि हर 5 साल में देश को एक नई सूची जारी करनी चाहिए और उस सूची में यह बताना चाहिए कि अब इतने लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं रही, हमने इन्हें सशक्त बना दिया, अब ये आत्मनिर्भर बन चुके हैं और इसलिए इन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाता है। और धीरे 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 एक दिन ऐसा आए जब सारे नागरिक आरक्षण की दायरे से बाहर हो जाए। एक दिन ऐसा भी आता जब देश में किसी को भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम आज भी आरक्षण पर ही आश्रित हैं और शायद यही भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आज हम ये बात तो बहुत कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन
आरक्षण लेकर क्या भारत आत्मनिर्भर हो सकता है? क्या जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं बिना योग्यता के, सिर्फ इस कारण कि वो एक खास जाति से आते हैं, क्या वो कभी भी आत्मनिर्भर हो पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, सशक्त बनने के लिए आपको आरक्षण की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत है। यहां हम ये साफ करना चाहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि आरक्षण को सही तरीके से और सही लोगों के लिए लागू कराने के पक्ष में है, सही लोगों के लिए, ताकि समाज के हर वर्ग के कमजोर व्यक्ति को, जिसको इसकी जरूरत है, उससे इसका लाभ मिल सके। और इसी मुद्दे पर हमारा आज का दृष्टिकोण यह है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि इसे जाति के आधार पर लागू करना एक तरह से समाज का बंटवारा करने के बराबर है। हमारा मानना है सभी इंसान बराबर हैं, और जब इंसान बराबर हैं तो जातियों के आधार पर आखिर कोई छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है? आरक्षण के संदर्भ में हमें यह बात समझनी होगी कि किसी भी इंसान के सम्मान के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और आत्मविश्वास 3 बातों से आएगा। पहला है परिश्रम, दूसरा है पुरुषार्थ, और तीसरी और सबसे जरूरी बात है आत्मनिर्भरता। अगर कोई पुरस्कार आपको परिश्रम और पुरुषार्थ के बगैर मिले तो उसे एक प्रकार से रिश्वत माना जाएगा, और उस व्यक्ति में कभी भी वो आत्मविश्वास नहीं आ सकता। आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज या देश बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक तौर पर आरक्षण भी इसी भाव से देना चाहिए कि आगे चलकर इसकी जरूरत कम से कम लोगों को हो। एक सरकार की सफलता इस बात में है कि वो ये बताए कि अब उसके शासनकाल में कितने कम लोगों को आरक्षण की आवश्यकता रह गई है, ना कि वो ये बताए कि अब हमने कितने ज्यादा लोगों को आरक्षण के दायरे में डाल दिया है। इसका मतलब सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, और ये बात आप सब लोगों को समझनी होगी कि आपको आरक्षण नहीं बल्कि सशक्त बनने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, इतना सफल बनने की जरूरत है कि आपको ना सब्सिडीज की जरूरत पड़े, ना डिस्काउंट की जरूरत पड़े, ना ईएमआई और लोन माफ कराने की जरूरत पड़े, और ना ही आरक्षण की जरूरत पड़े। आप इतने सशक्त बने कि आप अपनी सारी ईएमआई, सारे लोन और अपनी काबिलियत के आधार पर कोई भी काम कर सकें। हमारा दृष्टिकोण यह है, आरक्षण देने के बजाय सरकार हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि उन्हें आरक्षण की कभी भी जरूरत ना पड़े। और यह भी हमारा मानना है कि हमें एक देश बनाना चाहिए जहां ना तो टैक्स की माफी होनी चाहिए, ना सब्सिडी होनी चाहिए, इसकी जगह लोग सक्षम होने चाहिए। और इसी रास्ते पर आगे चलकर हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की राह में सुविधाएं रुकावट बनती हैं। इस तरह की सुविधाएं, इन सुविधाओं की आदत लोगों को काम करने से रोकती है और कामचोर बनाती है। अगर भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है तो संकल्प के साथ देश के लोगों को ये सुविधाओं, मुफ्त सुविधाओं वाली नींद से जागना होगा, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी आप चीन जैसे देशों का मुकाबला कर पाएंगे, तभी आप इजराइल जैसे बन पाएंगे। आरक्षण के बाद अब हम अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करेंगे, और यह विश्लेषण देखने के बाद आप भी ये शुक्र मनाएंगे कि आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में नहीं रहते हैं। ये अव्यवस्था के कारण यहां पर ये दोनों शहर ऐसे हो गए हैं कि आप में से बहुत सारे लोग एक जमाने में ये सोचते होंगे कि आप दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में रहते क्यों नहीं है। लेकिन आज अगर आप नहीं रहते हैं यहां पर तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज आप पछता रहे होते। क्या 21वीं सदी में रहते हुए आप एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जहां मरीजों के इलाज के लिए 80,000 के मुकाबले सिर्फ 9,000 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हों, और कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों के लिए शमशान घाटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी जाए? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की आज की हकीकत यही है। दिल्ली सरकार का खुद का ये आंकलन है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 80,000 हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि फिलहाल सिर्फ 9,000 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 32,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 32,000, और मरने वालों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो चुकी है।
पिछले 24 घंटों में 65 मरीजों की मौत हुई है, जो दिल्ली में एक दिन में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। यानी दिल्ली में हर 25 मिनट में कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत हो रही है। और यही वजह है कि जिस तरह लोग दिल्ली में अस्पतालों के बाहर लाइनों में खड़े हैं, उसी तरह अब शमशान घाटों के बाहर भी लाइनें लगी हैं। दिल्ली सरकार का आकलन है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख मामले होंगे। दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस के मरीजों की मृत्यु दर 3% है। इस हिसाब से 31 जुलाई या उसके बाद दिल्ली में मरने वालों की संख्या 15 से 20 हजार के बीच हो सकती है अकेले दिल्ली शहर में। और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली की हालत न्यूयॉर्क, स्पेन और इटली जैसी हो सकती है, जहां अस्पतालों में शवों को रखने के लिए भी जगह नहीं बची थी। लोगों को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, इन देशों के डॉक्टरों को यह फैसला लेना पड़ा था कि किसकी जान बचानी है और अब किसकी जान नहीं बचेगी। और जिनके बारे में उन्होंने फैसला ले लिया कि इनकी जान नहीं बचेगी, उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह स्थिति तब है जब दिल्ली में इस वायरस के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मरीजों से लाखों रुपए वसूल रहे हैं, जबकि दिल्ली और केंद्र सरकार के तहत आने वाले सरकारी अस्पताल संसाधनों की कमी से संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि 20 जून तक हॉस्पिटल बेड्स की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी, लेकिन यह भी काफी नहीं है। फिलहाल दिल्ली में करीब 5,000 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और करीब 4,000 हॉस्पिटल बेड्स खाली हैं। लेकिन वेंटिलेटर्स के मामले में स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली में इस समय कुल 584 वेंटिलेटर्स ही उपलब्ध हैं और इनमें से सिर्फ 250 वेंटिलेटर्स इस समय खाली रह गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में करीब 6% मरीजों को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही है और 31 जुलाई तक करीब 4800 वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी दिल्ली के सामने एक बहुत गंभीर संकट है और इस संकट से निपटने की तैयारियां उतनी मजबूत लग नहीं रही जितनी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इस बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार करने के लिए निर्धारित शमशान और कब्रिस्तानों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 करनी पड़ी है। सोचिए, शमशानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, कब्रिस्तानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हम दिल्ली की स्थिति आपको डराने के लिए नहीं बता रहे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये विश्लेषण देखकर एक सकारात्मक तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू जरूर हैं, लेकिन जब किसी शहर के सिस्टम को मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण करना पड़े और जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़े, तब स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। दिल्ली वालों की शिकायत है कि उन्हें अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे, तो अब दिल्ली के शमशानों पर भी लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सोचिए, शमशानों पर अब वेटिंग लिस्ट चल रही है। कुछ शमशानों पर तो वर्किंग आवर्स को 8 घंटे तक बढ़ा दिया गया है और दाह संस्कार के लिए अब सीएनजी के साथ ही लकड़ियों के इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी गई है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। आज हमने दिल्ली के अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक एक ग्राउंड रिपोर्ट की है। हम जानते हैं कि डीएनए के दौरान ऐसी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको अभी से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि कुछ तस्वीरें आपको विचलित जरूर करेंगी, क्योंकि डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम इसे जितना हो सके उतना सकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी कड़वी सच्चाई दिखाना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए आज आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि आखिर लॉकडाउन में रियायतें मिलने के बाद स्थितियां संभलने की बजाय बिगड़ क्यों रही हैं और क्या हमें अगले लॉकडाउन की जरूरत भी पड़ सकती है। और बड़ी बात यह है कि जब हमने स्कूलों को बंद करके रखा है, कॉलेजों को बंद करके रखा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमने खोल दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर स्कूल बंद हैं तो फिर मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को खोलने की क्या जरूरत थी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। आपने देखा न्यूयॉर्क में कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए। आपने देखा ब्राजील में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लाशों को एक के ऊपर एक दफनाया जा रहा है। क्या अगला नंबर दिल्ली का है? अगर आपका जवाब ना है तो एक बार दोबारा सोच लीजिए और इन इशारों को समझिए।
सबसे ज्यादा दबाव जो पड़ रहा है वो इन जगहों पर शमशान घाट और कब्रिस्तान पे पड़ रहा है। जिसकी कहानी सुन लीजिए उसमें ये समझ में आ रहा है कि अव्यवस्था नहीं है, अब मामला हाथ से बाहर जा चुका है। कोई यहाँ पे ना जाए तो अच्छा है, घर पे क्वारंटाइन होना ज्यादा सही है। इतना बुरा हाल हो रहा है, वहाँ पे बॉडी नहीं दे रहे हैं। मरीज कम से कम हालत तो बताओ हमें, हमारा मरीज क्या है, एक बेड में जो कोरोना का बीमार मरा हुआ है उसको बीच में लिटा रखा है मरीज को। अगर पेशेंट ज्यादा शोर मचाता है तो उसको रात को नींद की टैबलेट देके सुला देते हैं। ये मेरे बेटे के साथ हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। दिल्ली में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1000 भी नहीं पहुंचा है और दिल्ली के जिन 6 शमशान घाटों और कब्रिस्तान पर कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है, वहां शवों की संख्या, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार का वक्त और स्टाफ की ड्यूटी का वक्त तीनों ही बढ़ चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से शुरुआत में ये गाइडलाइंस थी कि पहले जब शुरुआती आंकड़े आ रहे थे मौत के, तब ये गाइडलाइंस थे दिल्ली सरकार की तरफ से कि सिर्फ सीएनजी से ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जब ये आंकड़े बढ़े, जब दबाव बढ़ा, उसके बाद पारंपरिक तरह से जो लकड़ियों से अंतिम संस्कार किया जाता है जला करके, उसकी भी इजाजत दे दी गई। अब इसमें व्यक्ति डबल परेशानी से जूझ रहा है। पहले तो उसको अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिल रहा, दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं कर रही। दूसरा, जब मौत हो जाती है तो उसके परिजनों का संस्कार भी ठीक प्रकार से हो जाए। अस्पतालों के जो मॉर्चरी है वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली के शमशान घाटों पर अभी हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक अस्पताल में अगर किसी कोरोना मरीज की मौत हो जाती है तो शव परिवार को नहीं सौंपा जाता, बल्कि एम्बुलेंस से सीधे शमशान घाट ले जाया जाता है और शव तब तक मॉर्चरी में रहता है जब तक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो जाती। इसलिए अस्पतालों की मॉर्चरीज में शवों की संख्या भी बढ़ रही है। 4 दिन के इंतजार के बाद यहाँ से शवों को भेजा जाता है, उनके पार्थिव शरीर को सौंपा जाता है परिवार वालों को। अगर ये पता चल जाए कि शमशान घाट में जगह बन गई है तो यहाँ से जरूर बॉडी दे दी जाती है, लेकिन अगर वो ना हो पाए या फिर किसी का कोरोना का टेस्ट पेंडिंग हो तो इन सब वजहों से यहाँ पर कतार बढ़ती जा रही है। ये जो मॉर्चरी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी भी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ जितने शव रखे जा सकते थे उससे ज्यादा तादाद में इस वक्त शव रखे हुए हैं। अब अगर हमारी रिपोर्ट पेंडिंग में है तो ये पॉजिटिव मान रहा है, चलो वो एक ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो पता चल जाए तो हम अपनी बॉडी अपने घर से ले जा सकते हैं। अब उसकी वजह से हमें क्वारंटाइन करने के लिए थाने से भी फोन आया है। अब वहाँ निगम बोध घाट पे ऐसे कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि बॉडी लेके आओ तो पर्ची कटेगी, और यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले वहाँ जाके पर्ची कटा लो। बॉडीज को अंदर रखना निकालना, उसमें क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक ए फ्रिज, कि अगर आप बार बार खोलेंगे तो उसकी कूलिंग कम हो जाती है और उसका कंप्रेसर पे लोड पड़ता है और कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। नाउ माई वन यूनिट इज ऑल्सो शट डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड द नंबर ऑफ बॉडीज इंक्रीज्ड। सो 45 में फिर कैसे काम चला पा रहे हैं? क्या कोई वे आउट निकाला है? डबलिंग कर रहे हैं उनकी, क्या करें, एक ट्रॉली के ऊपर 2 बॉडी रखी जा रही है क्योंकि बॉडी को बाहर तो रख नहीं सकते हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों का हाल तो पूछिए ही मत। एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां इलाज करवाने का खर्च ही इतना ज्यादा है कि आम आदमी की जान ही निकल जाए, और सरकारी अस्पतालों का आलम तो ये है कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट तो अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों को खाली दिखाती है, लेकिन जब कोई मरीज भर्ती होने पहुंचता है तो उसे अस्पताल के अंदर तक घुसने नहीं दिया जाता, और किस्मत से मरीज भर्ती हो भी जाए तो लाशों के बीच ही रहना पड़ जाए। यकीन नहीं आता तो इन लोगों की व्यथा सुन लीजिए, इनकी तरह आपकी आंखें भी भर आएंगी। अब बॉडी खत्म हो रही है, 2-2 घंटे के लिए बॉडी वही छोड़ी जा रही है, वो इनके पास पड़ी है, हस्बैंड के पास बॉडी। सुबह भी बॉडी खत्म हुई है, 2 घंटे के लिए बॉडी वहीं पड़ी है। मेरे हस्बैंड रो रहा है कि मुझे यहाँ से निकाल लो। साथ में बॉडी पड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई मतलब नहीं है उन्हें सर। 8 बजे भी मम्मी ने यही बोला, ऑक्सीजन लगाने के बाद कोई दवाई नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा है। 10 बजे लास्ट जो बात हुई है उस पर भी मम्मी ने मेरे को यही बोला है कि सूरज अब मैं नहीं बचूंगी, ये लोग कुछ नहीं देख रहे, ना दवाई दे रहे, कुछ बेटा अपना ख्याल रखो, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ना दवाई दे रहे। मैंने बोला मम्मी उसको बात कराओ मेरी, मैं उसको बोलूँगा कि आप उनको कम से ऑक्सीजन अगर आपकी डायरेक्ट नहीं जा रही, आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि आप पाइप वाला लगा दें। आपको पता होगा नोजल वाला आता है, जो नोजल यहाँ पे लगती है वो ज़्यादा असर करती है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप वो लगाओ। वो नहीं लगा रहे हैं, वो बात ही नहीं करना चाह रहा है कोई, उसकी चक्कर में उनको ऑक्सीजन नहीं गई। वहाँ पे ना कोई डेड बॉडी, वो मर गया था इंसान, बहुत तड़प रहा था, पता नहीं
सामने ही था पापा के, और फिर वो मर गया एंड दे केम आफ्टर लाइक मोर देन हाफ एन आवर आफ्टर एंड देन फिर वो उसको लेके गए वहाँ से। कुछ नहीं कर पा रहे अपने पापा के लिए। मेरे को ऐसा फील हो रहा है यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था इतना पैसा होने के बावजूद भी हम यहाँ इस हॉस्पिटल में पापा को लेके आना पड़ेगा। ये दिल्ली सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल है, जहां अंदर मरीजों का हाल बेहाल है और बाहर उनके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली की यह हालत तब है जब सिर्फ 30,000 केसेस आए हैं, मगर बाकी ये केस बढ़कर 5.5 लाख अगर हो गए तो सोचिए दिल्ली का क्या होगा। अब इसकी कल्पना करने के लिए भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये लोकनायक अस्पताल की मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में बना हुआ शवदाह गृह है। इसमें जितनी भी बॉडीज़ हैं वो कोरोना संक्रमित होने की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी बॉडीज़ हैं। यहाँ पर फ़िलहाल जो लोग हैं उनके लिए चुनौती ये है कि अपने अपनों के शव कैसे पहचानें, कैसे शिनाख्त करें। हालांकि यहाँ पर सब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया जाता है, लेकिन एक आम आदमी की व्यथा समझिए जिसको अपने का आखिरी बार चेहरा देखना होता है और उसके बाद ही वो ये सुनिश्चित कर पाता है कि वो अपने ही परिवार के व्यक्ति की पार्थिव शरीर को ले जा रहा है जिसको वो लेने के लिए आया है। ये परिवार की इमोशनल चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार एक बार फिर से कुछ सख्त फैसले ले सकती है और इसकी शुरुआत 2 फैसलों से हुई है। पहला फैसला यह है कि कल से दिल्ली की जामा मस्जिद को एक बार फिर से बंद कर दिया जाएगा और दूसरा बड़ा फैसला यह है कि 15 जून से दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट को भी बंद कर दिया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो सरोजनी नगर मार्केट के बारे में नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत मशहूर सरोजनी नगर मार्केट उसे कहते हैं। उस बाजार को अब बंद किया जाएगा। यानी अगर स्थिति नहीं सुधरी तो दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को हो सकता है कि एक और सख्त लॉकडाउन के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन को खोला गया है, जिस तरह से दिल्ली में लोग अचानक से सड़कों पर उतर आए हैं, बाजारों में उतर आए हैं, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिल्ली में कम से कम नहीं हो रहा है, वो बहुत खतरनाक बात है। और हम आप सबसे आज ये अपील करना चाहेंगे, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन कीजिए और अपने चेहरे पर मास्क हमेशा लगा कर रखिए, हाथों को साफ करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। चाहे आपको देर हो जाए, आप दफ्तर देर से पहुंचे, घर देर से पहुंचे या कोई और किसी तरीके की देरी हो जाए, लेकिन वो देरी आपकी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि देश भर से हमें लगातार ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, चाहे बसों में जाने वाले लोग हों, चाहे सड़कों पर चलने वाले लोग हों, चाहे बाजार में जाने वाले लोग हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हो सकता है कि और लॉकडाउन या दूसरे सख्त फैसले हमारे देश को लेने पड़े। दिल्ली के बारे में तो हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि अगर दिल्ली में स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो फिर पूजा स्थलों को भी फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद रखना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमारे पास मंदिरों से आ रही है, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से आ रही है, वहां पर भी हमने ये देखा है कि बहुत भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। यानी देश भर में राज्य कोई भी हो, लेकिन अनुशासन की कमी अब साफ दिखाई दे रही है। बहुत जगह तो अब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे देश में कोई कोरोना वायरस जैसा संकट है ही नहीं। लोग इतने ज्यादा अपने नॉर्मल जीवन में आ चुके हैं। हमें जिस बात का डर है, देश उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,97,000 से ज्यादा हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत स्पेन और ब्रिटेन से भी अब आगे निकल गया है। अमेरिका, ब्राजील और रशिया के बाद भारत अब दुनिया में 4थे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। ये ऐसी रेस है जिसमें भारत को हर कीमत पर हार जाना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया होगा, हम लगातार आपको ये बताते आ रहे हैं कि आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। लॉकडाउन जरूर खुल गया है, लेकिन आपकी सावधानी अभी भी वैसी ही रहनी चाहिए जैसी लॉकडाउन के दौरान थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब सामान्य जीवन लौट आया, लेकिन ये नहीं है। लॉकडाउन खुला है, आपका सामान्य जीवन पहले जैसा नहीं हो सकता और जब तक इस कोरोना वायरस का इलाज नहीं आ जाता, तब तक आप सबका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपका जीवन अब सामान्य नहीं रहेगा। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो
इसलिए राजनीति को छोड़िए, कौन सी पार्टी क्या कह रही है इसे भी छोड़िए, कौन सी राज्य सरकार क्या कह रही है, कौन सा मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, ये सब छोड़िए। ये राजनीति का समय नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रति सजग हैं और अगर आप अपने परिवार की हिफाजत करना चाहते हैं तो फिर इस बात को ध्यान रखिए कि आपको हर नियम का पालन करना चाहिए, जिससे आप बचे रहें, आपका परिवार बचा रहे, फिर आपके पड़ोसी बचे रहें, जहां आप काम करने जाते हैं वो लोग बचे रहें। ये बहुत ही जरूरी है। और इसके पीछे जो फॉर्मूला है वो एक ही है, मास्क कभी भी अपने चेहरे से उतरने मत दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बनाकर रखिए, और तीसरी बात यह है, अपने हाथ बार बार धोते रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए। सिर्फ ये 3 इलाज हैं, अगर आप ये करते रहे तो आप और काफी समय तक ठीक रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे और अपने परिवार की भी देखभाल कर पाएंगे। वरना जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन ये तस्वीरें जो यहां आपने होते हुए देखा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। पिछले हफ्ते हमने आपको केरल में इंसानों के हाथों मारी गई एक मादा हाथी विनायकी की कहानी बताई थी। हमारी उस खबर पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आई और सभी ने एक स्वर में कहा कि विनायकी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी मुहिम विनायकी को न्याय दिलाने की दिशा में अब आगे बढ़ रही है और हम इस खबर पर हर दिन आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आज हमारे पास गुजरात से एक शुभ समाचार आया है और शुभ समाचार यह है कि गिर के जंगलों में शेरों की संख्या करीब 30% तक बढ़ गई है। 2015 में गिर के जंगलों में 523 शेर थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। अच्छी बात यह है, जिस इलाके में ये शेर विचरण करते हैं वो इलाका भी पहले से करीब 36% बड़ा हो गया है। पहले ये शेर 22,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में घूमते फिरते थे, लेकिन अब ये 30,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में विचरण करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जंगल में जाकर इनकी गिनती किसने की होगी, तो हम आपको बता दें कि इसका तरीका भी बहुत दिलचस्प है। जिस तरह हर 10 वर्ष में देश के नागरिकों की गिनती होती है, उसे जनगणना कहते हैं, उसी प्रकार हर 5 वर्षों में शेरों की भी गिनती होती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से शेरों के सेंसस में कुछ परेशानी आई, इसलिए शेरों की गिनती का एक अलग तरीका इस बार इजाद किया गया। इस तरीके को पूनम अवलोकन कहते हैं, यानी शेरों की संख्या गिनने के लिए ऐसा दिन चुना गया जिसकी रात पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्रमा की रात होती है। पूर्ण चंद्रमा की रात थी और इसके तहत 24 घंटे इन शेरों की निगरानी की गई और इसमें वन विभाग के करीब 1400 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पूर्णिमा का दिन इसलिए चुना गया ताकि शेरों को सूर्य की रोशनी में भी देखा जा सके और पूरे चंद्रमा की रोशनी में भी उन पर नजर रखी जा सके। इसके लिए गिर के जंगलों में उन जगहों पर मॉनिटरिंग पॉइंट्स बनाए गए जहां ये शेर पानी पीने के लिए आते हैं। कोई भी शेर गर्मी के दिनों में 24 घंटे में एक बार पानी जरूर पीता है, इसलिए तालाबों और नदियों के पास विशेष पॉइंट्स बनाकर दिन के समय और फिर रात के समय इन शेरों की गिनती की गई। इसके अलावा जिन शेरों को रेडियो कॉलर्स पहनाए गए थे उनकी जीपीएस लोकेशन का भी विश्लेषण किया गया और साथ ही इनके शरीरों पर बने विशेष पहचान चिन्हों के जरिए भी इनकी गिनती की गई। अच्छी बात यह है कि शेर इतने ताकतवर होने के बावजूद जनगणना का विरोध नहीं कर सकते, जबकि हमारे देश में कुछ लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के नाम से ही भड़क जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। सोचिए, इससे तो जानवर अच्छे हैं, अपनी गिनती उन्होंने कितने आराम से करवा ली। दुनिया में अफ्रीका के जंगलों के अलावा सिर्फ गिर का जंगल ही ऐसी जगह है जहां आप शेरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में घूमते हुए देख सकते हैं। दुनिया भर के जंगलों में सिर्फ 20,000 शेर बचे हैं। अफ्रीका के 26 देश तो ऐसे हैं जहां शेर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और पूरी दुनिया में शेरों को सबसे ज्यादा खतरा शिकारियों से होता है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद हर वर्ष सैकड़ों शेर मार दिए जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और इसलिए अब शेरों की पूरी प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा है। भारत में भी शेर कई वर्षों से विलुप्त होने का संकट झेल रहे हैं और ये हाल तब है जब भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में भी 4 शेर आपको दिखाई देते हैं। ये शेर शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो देश प्रकृति और प्रकृति पर पहला हक रखने वाले जीवों के प्रति सम्मान नहीं रखता, वो कभी भी दुनिया के सामने शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास का प्रदर्शन नहीं कर सकता।
भारत की संस्कृति कहती है कि हमें जीव जंतुओं को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और शायद यही वजह है कि भारत का इतिहास इंसानों और जानवरों के रिश्तों की कहानियों से भरा पड़ा है। यह भारत का मूल इतिहास है। यह वो इतिहास नहीं जिसे अंग्रेजों ने या अंग्रेजों को पसंद करने वालों ने लिखा था और रचा था। भारत की पौराणिक कथाओं में एक किस्सा आता है जिसमें कहा ऐसा जाता है कि भारत का नाम चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था, जो बचपन में शेरों के दांत गिना करते थे, इसलिए उन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यानी भारत का नामकरण कैसे हुआ, उसके इतिहास में भी शेरों का जिक्र कहीं ना कहीं आता है। लेकिन यहां आपको यह समझना चाहिए कि आपको प्रकृति के साथ मर्यादा में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रकृति का दोहन करेंगे और आजादी के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें जीवन भर शायद ऐसे ही मास्क पहनकर रहना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो प्रकृति के साथ मर्यादाओं में रहना अब भी सीख लीजिए। समय अभी भी बचा है। अगर अब भी इंसान नहीं सुधरा तो फिर पूरा जीवन ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसा आजकल हो रहा है। यहां पर हम 4 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको तमिलनाडु में हुई उस शुभ शुरुआत के बारे में बताएंगे जिसके तहत अंग्रेजों के दिए नामों को मिटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो मेरे साथ भी हुआ। मैं भी जिंदगी में बहुत देर से समझ आए। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। So I hadn't worked so hard. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? वी आर पॉलिटिकल व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स ट्रूली व्हाट वी बिलीव। I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। I don't know why she writes chai, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear
बिकॉज वो क्लैरिटी तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव द लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ and not life others expected of me. कल हमने आपसे कहा था कि एक देश की संस्कृति और भाषा ही उसकी असली पहचान होती है और इसमें किसी प्रकार की मिलावट देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। और आज देश के एक बड़े राज्य ने अपनी संस्कृति को बचाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1000 से ज्यादा शहरों और इलाकों के नाम बदल दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर वो इलाके हैं जिनके नाम अंग्रेजों ने इसलिए बदल दिए थे ताकि वो इनका उच्चारण आसानी से कर पाएं। लेकिन अब तमिलनाडु की सरकार ने इन जगहों के नाम स्थानीय भाषा और अपनी संस्कृति के मुताबिक वापस कर दिए हैं। बहुत सारे इलाकों को अब उनका मूल नाम वापस मिल गया है। उदाहरण के लिए कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयम्पुथूर कर दिया गया है। इसी तरह वेल्लोर का नाम वेलूर कर दिया गया है। एन पंचमपट्टी को नी पंचमपट्टी लिखा जाएगा और तिरुवरूर अब थिरुवरूर कहलाएगा। इसके अलावा जिन महत्वपूर्ण शहरों के नाम बदल दिए गए हैं वो भी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको शायद मैं भी ठीक से ना बोल पाऊं, क्योंकि मुझे जो तमिलनाडु की स्थानीय भाषा है तमिल है, शायद मैं उतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए आपकी स्क्रीन पर हमने वो सारे नाम डाले हैं जिन जगहों के इलाकों के नाम बदले हैं। इन इलाकों में से कुछ के नाम अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल दिए थे, तो कुछ के उच्चारण में धीरे धीरे अपने आप समय के साथ साथ बदलाव आता चला गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, बल्कि भारत के कई शहरों और इलाकों के नाम भी भारत पर शासन करने वाले विदेशियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल दिए थे, चाहे वो मुगल रहे हों और चाहे उसके बाद अंग्रेज रहे हों। यहां तक कि हमारे देश के नाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत को इंडिया नाम भी विदेशियों ने ही दिया है। इतिहासकार ये मानते हैं कि सबसे पहले ग्रीस के लोगों ने भारत को इंडिका कहकर बुलाया था और बाद में धीरे धीरे ये इंडिका नाम ही इंडिया में बदल गया। आज भी भारत में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी पहचान को भारत से नहीं बल्कि इंडिया से जोड़कर देखता है और अंग्रेजों को ही अपना वैचारिक पूर्वज मानता है। ऐसे बहुत सारे साहित्यकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार हैं जो अपने आप को आज भी अपने वैचारिक पूर्वज अंग्रेजों को ही मानते हैं, उसी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से इंडिया और भारत के बीच की जो खाई है लगातार बड़ी होती जा रही है। अब इस बात पर भी बहस चल रही है कि क्यों ना भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी विदेशियों का दिया हुआ यह नाम इंडिया आखिर भारत के संविधान का हिस्सा भी बन चुका है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप अपने इस देश को कैसे पुकारना चाहते हैं। आप इसे भारत कहना चाहते हैं, आप इंडिया कहना चाहते हैं, लेकिन इतिहास आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा था। सिंधु का उच्चारण फारसी भाषा में हिंदू किया जाता है और कई लोग मानते हैं कि इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। लेकिन भारतीय पुराणों और ग्रंथों में भी भारत को अलग अलग नाम दिए गए। इनमें मेलुहा, भारत, भारतवर्ष, आर्यव्रत और जम्बू द्वीप जैसे नाम शामिल हैं। सनातन संस्कृति में जब भी कोई पूजा पाठ या हवन होता है और इस दौरान जब संकल्प लिया जाता है तो आपके नाम और शहर के नाम के साथ जम्बू द्वीपे भरत खंडे भी कहा जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत को किसी जमाने में जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। यानी विदेश से आए लोगों ने धीरे धीरे भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की अपनी सहूलियत के हिसाब से, और इसी कोशिश के तहत कभी मुंबई को बॉम्बे बना दिया, कभी चेन्नई को मद्रास, कोलकाता को कलकत्ता और दिल्ली को दिल्ली बना दिया गया।
और गुलाम मानसिकता के शिकार लोगों ने, साहित्यकारों ने पहले इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर वर्षों तक गुलामी की इसी पहचान को वो अपनी पहचान मानकर चलते रहे और आज भी चल रहे हैं और आज भी इन चीजों को लेकर बहुत प्रसन्न है। लेकिन तमिलनाडु ने इस दिशा में एक सार्थक पहल की है और इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। इस प्रयास का मजाक बहुत सारे लोग जरूर उड़ाएंगे। ये लोग अपने आप को लिबरल मानते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ लेकर ऐसे कदमों को कहेंगे कि इनका मजाक उड़ाया जाएगा। ये कहा जाएगा कि हम लोग बहुत छोटी मानसिकता के तहत ये नाम बदल रहे हैं और हम शहरों की पहचान, जगहों की पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मजाक उड़ाने की बजाय इस कदम की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि जो देश अपनी जड़ों को भुला देता है, अपनी संस्कृति को भुला देता है, उस देश को दुनिया कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। पिछले कुछ दिनों से हम आपको चीन के बारे में बता रहे हैं। चीन सिर्फ सीमाओं पर ही घुसपैठ नहीं करता, बल्कि वो लोगों की जीवन शैली में भी घुसपैठ करना जानता है। चीन की कुछ अच्छी बातें भी हैं, चीन की कुछ बुरी बातें भी हैं। कुल मिलाकर चीन एक ऐसा मॉडल है जो पूरी दुनिया देख रही है, कई बार उसकी सराहना भी करती है और कई बार आलोचना भी करती है। हमारा ये मानना है कि चीन की जो बुरी चीज हैं उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। चीन की जो बुरी आदतें हैं, बुरी मंशाएं हैं, उनका विरोध करना चाहिए और चीन से जहां कुछ सीखने की बात है तो वहां से सीखना भी चाहिए। उदाहरण के लिए, जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर मोबाइल फोन चीन में ही बनते हैं। बहुत सारे मोबाइल फोन एप्लीकेशंस भी चीन में ही बनी होती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह दिवाली पर जिन लाइट से आप अपने घरों को सजाते हैं उनका निर्माण भी चीन में होता है। कुल मिलाकर सुबह से लेकर शाम तक आप अपने जीवन में चीन की इसी घुसपैठ का सामना करते आ रहे हैं वर्षों से। अपनी मर्जी से और खुशी खुशी आप इस घुसपैठ को अपने जीवन में होने दे रहे हैं, जिससे अगर आप चाहें तो आप रोक भी सकते हैं अगर आपने प्रण ले लिया। लेकिन अब समय बदल रहा है, भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसे आज आपको उदाहरण के जरिए समझना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 3 महीने पहले जब भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, तब N95 मास्क और PPE किट्स का देश में कोई उत्पादन होता ही नहीं था या फिर नाम मात्र का उत्पादन था। लेकिन आज स्थिति है कि भारत PPE और मास्क उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में 600 से ज्यादा कंपनियां PPE किट्स अब बना रही हैं। हर रोज 4.5 लाख PPE किट्स और 3 लाख N95 मास्क बन रहे हैं, जिसकी वजह से इन चीजों के लिए चीन पर निर्भरता पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश में मेरठ के उस गांव में लेकर जाना चाहते हैं जहां महिलाओं का एक समूह मास्क उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में जुटा हुआ है। गांव की महिलाओं को यह आइडिया चीन में मास्क बनाने वाली एक फैक्ट्री का वीडियो देखकर आया। इसके बाद इन महिलाओं ने इसी वीडियो को देखकर मास्क बनाने के अपने हुनर को वैसे ही तराशा जैसे क्रिकेट में कई बार बैट्समैन अपने प्रतिद्वंदी बॉलर्स की गेंदबाजी के वीडियोस देखकर अपनी बल्लेबाजी की क्षमता को बेहतर करते हैं। चीन को चुनौती देती ग्रामीण भारत की नारी शक्ति से आज आप सबको भी जरूर मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि देश इस वक्त एक कठिन दौर से गुजर रहा है और परीक्षा की इस घड़ी में हर रोज एक नई चुनौती हमारे सामने आती है। लेकिन रूरल इंडिया, खासतौर पर ग्रामीण भारत ने एक बार फिर यह तय कर लिया है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो देश को अकेला नहीं छोड़ेगा, देश को थाम के रखेगा। और वैसा ही कुछ तय किया है मेरठ के इस गांव ने, जहां कुछ महिलाओं के समूह ने बस एक वीडियो देखने के बाद यह तय किया कि अभी देश को उनकी बहुत जरूरत है। आगे आई और अब देखिए क्या कुछ कर रही हैं वो इस देश के लिए। देश में ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोरोना को हराने के लिए चुपचाप अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसी ही एक कोरोना वॉरियर है मेरठ के दतवाली गांव की सोनवीरी, जो अपनी सहयोगियों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण हथियार यानी कि मास्क बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है।
ज़्यादातर मैं कोई सीरियल वगैरह नहीं देखती हूँ, मैं समाचार देखती हूँ। और समाचार में मैं वीडियो चल रही थी चाइना की कि वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे थे मास्क, तो मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं हम अपने देश में ही इस तरह के मास्क बनाए जाएं कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दें, ना कि हम जो है अपने देश में कोई चीज़ मंगाएं। विदेशों को देख के जो देख रहे हैं हम क्या हाल हो रहा है, तो उसको देख के कि अपने देश को संभालें। आज ज़रूरत है हमारी कि हम पे थोड़ी सी सिलाई आती है, तो क्यों नहीं हम इसे आगे बढ़ा के थोड़ी सी से ही कितना बड़ा काम हो रहा है। तो हमारे मन में ये आया कि देश के लिए जो नहीं खरीद पाते हैं उन्हें हम ऐसे ही दे देते हैं। सोनवीरी मेरठ में एक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। कोरोना के दौर में मास्क बनाने का आइडिया उन्हें YouTube पर चीन का एक वीडियो देखकर आया। फिर उन्होंने तय किया कि अगर मास्क बनाने में चीन आत्मनिर्भर हो सकता है तो भारत क्यों नहीं। बस उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में वो देश के काम जरूर आएंगी। वो मास्क बनाने के मिशन पर निकली और कारवां जुड़ता चला गया। हमारे दिमाग में ये बात आई न्यूज देखने के बाद कि अगर देश में एक इंसान को भी मास्क नहीं मिला और उसको उसकी वजह से दिक्कत हो गई कुछ, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भी है। अगर हम ये काम कर सकते हैं, हम नहीं कर पाए, तो उसके जिम्मेदार हम अपने आप को मान के चले। तो हमने फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, हमारे मास्क बिकने भी स्टार्ट हो गए और जिनको जरूरत होती थी हम उनको ऐसे भी दे देते थे कि किसी को भी ये बीमारी ना सता पाए। मेरठ के एक छोटे से गांव की एक छोटी सी पहल अब कितना बड़ा बदलाव लेकर आई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि शुरुआत में सोनवीरी अकेली थी। आज उनके पास 40 महिलाओं की एक बड़ी टीम है। शुरुआत में मास्क बनाने के लिए कपड़ा तक मिलने में दिक्कत आ रही थी। अब सरकार खुद कपड़े की सप्लाई कर रही है और इनसे मास्क खरीद रही है। इनके बने मास्क की डिमांड न सिर्फ आसपास के गांव में बल्कि आसपास के जिलों में भी होने लगी है। सबसे पहले मैंने समूह बनाया। मुझे मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि आप समूह बनाओ, सरकार जो है बहुत इसमें फायदा कर रही है, सरकार पैसा भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है, हर चीज़ दे रही है। हम इससे जुड़ गए और जुड़ने के बाद में जब हम जुड़े तो हमने चाहा कि क्यों नहीं सबको फ़ायदा हो और सब महिलाएं जुड़े। फिर अब जब ये कोरोना चला है तो उसमें हमने सोचा कि क्यों नहीं सब मिलके हम मास्क का कार्य करें और एक अच्छा काम करें कि जो है आसानी से कर भी लेंगे। फिर हमें दिक्कत आई, हमें कपड़ा नहीं मिल रहा था, सब लॉकडाउन हो गया था, तो हमें जो है ऐसे ही हम चलते रहे। तो बीच में आप जैसे भाई मिले, उन्होंने हमें सपोर्ट करा। आज कपड़े की हमारे पास भरपूर मात्रा में कपड़ा भी है, इलास्टिक नहीं मिल रही थी, इलास्टिक भी है, आज सब चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हम बना रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक ऑर्डर आया था कि बहन जी आप हमारे मास्क बनवाओ, हमें 5,000 10,000 मास्क बनवाने हैं। सरकार को अब तक हमने जो है 5,000 मास्क दे चुके हैं यूपी गवर्नमेंट जी। और आगे क्या विचार है, इस काम को कितना आगे ले जाने का विचार है? बस ये और तो लोगों को जोड़ना है और महिलाओं को जोड़ना है और समूहों को जोड़ना है। आगे क्या प्लान है आपका? आगे यही प्लान है कि हमारे गांव का नाम हो और हमारे गांव में इस तरह के काम हो कि कोई भी खाली ना रहे। बस मुझे इसी बात का है कि जो करने लायक हैं, जो हुनर लिए पड़े हैं, वो खाली बैठे हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनका हुनर जो है आगे आए निकल के। जैसे अभी ये देखो कितने प्यारे मास्क बना रहे हैं, एक भी मतलब ऐसे जो चाइना मशीन से बना रहे हैं ना, मशीन में निकल रहे हैं, वही सेम प्लेट हमारी मशीनों से निकल रही है, आप देख रहे होंगे। कोरोना के इस दौर में नकारात्मक सोच रखने वालों को ये महिलाएं संदेश दे रही हैं, संकट की इस घड़ी को अवसर में कैसे बदला जा सकता है। और ये काम वो सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए नहीं कर रही हैं। कोरोना से संघर्ष करते हर नागरिक को मास्क उपलब्ध करवाना अब इनका लक्ष्य है। मैं घर से काम कंप्लीट करके और फिर यहाँ पे आके सोचती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए जो मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ और मेरा देश भी आगे बढ़े। इसलिए मैं मास्क सिलती हूँ और उनकी पैकिंग करके और फिर कोशिश करती हूँ कि वो हर किसी को मास्क मिले, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें नहीं मिल पाता। इस समय जो गरीबी आ रही है, रोजगार नहीं है, तो उस वजह से किसी पे पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं कि हर किसी को मास्क मिले। और ये कोरोना जो वायरस फैला है कि ये आसानी से वो ख़त्म भी नहीं होगा, तो लंबे समय तक मास्क की ज़रूरत होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि ये काम बढ़े और प्रत्येक व्यक्ति को मास्क मिले। ये हमारे गाँव के गर्व की बात है जी, एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग की सबके लिए। और ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला, फिर उसके बाद देश भर में ये जो है हमारा गांव प्रसिद्ध हुआ है। काम के आसपास के जितने भी गांव हैं वो भी काम मांगने के लिए हमारे गांव में आते हैं। और ये छोटे छोटे से यूनिट से शुरू किया था, वो भी आगे आगे बढ़ता चल रहा है। ये महिलाएं सिर्फ मास्क नहीं बना रही है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का भी निर्माण कर रही हैं और चीन पर देश की निर्भरता को कम करने में अपना योगदान दे रही हैं।
हम में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते होंगे कि विगत कई वर्षों में जब से हम इस धरती पर आए और इस देश में जन्म लिया, तब से इस देश ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया, हमारे जीने के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे विकास के लिए। और जीवन में ऐसे मौके जब आए कि आपको देश को कुछ वापस करना हो, आपको देश को कुछ देना हो, तो वैसे दौर में, वैसे समय में अपने कदम हमेशा सबसे पहले आगे बढ़ाने चाहिए। इस बात को याद करके कि आज तक देश ने हमें संभाला है, आज हम सबको मिलके देश को संभालने की बारी है। अपने सहयोगी कमल खान के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, मेरठ। और अब आखिर में आज का सवाल। आज आपको यह बताना है कि पानी और जमीन पर चलने में सक्षम होवरक्राफ्ट का आविष्कार किसने किया था। आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। यार, I love you, I misunderstood you throughout my life, or whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, वो केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now, that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग, इज दैट कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा,
एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। जिंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है जिंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग कि नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear, because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग, इज दैट कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो।
देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊँगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever.
I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very, very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, वो केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1897 में आज ही के दिन अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। भारत की आजादी की लड़ाई में राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। बिस्मिल ने हिंदी और उर्दू में देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी थी और बिस्मिल ने ही करीब 10 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन लूटने की योजना बनाई थी। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को 9 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। 323 ईसा पूर्व में आज ही के दिन बेबीलोन में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। तब बेबीलोन इराक का इलाका हुआ करता था और सिकंदर को दुनिया के सबसे सफल सेनापतियों में गिना जाता था। वो कभी भी किसी भी युद्ध में हारा नहीं। सिकंदर का साम्राज्य ग्रीस से लेकर आज के पाकिस्तान तक फैला हुआ था, लेकिन भारत की सीमा तक आते आते विश्व विजय का उसका सपना टूट गया था। पंजाब में झेलम नदी के पास राजा पोरस ने उसे कड़ी टक्कर दी और इसके बाद छोटे राज्यों ने भी सिकंदर का बहुत प्रतिरोध किया। इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर के सैनिक भारत में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए और फिर उसे वापस लौटना पड़ा।
वर्ष 1959 में आज ही के दिन जमीन और पानी दोनों पर चलने वाला वाहन होवरक्राफ्ट इंग्लैंड में लॉन्च हुआ था। होवरक्राफ्ट को एयर कुशन व्हीकल यानी एसीवी भी कहते हैं। यह जमीन और पानी के अलावा कीचड़ और बर्फ पर भी चल सकता है। होवरक्राफ्ट का आविष्कार ब्रिटिश इंजीनियर सर क्रिस्टोफर कॉकरेल ने किया था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जब यह दुर्घटना हुई तब राजेश पायलट सिर्फ 55 वर्ष के थे। राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद था और राजेश पायलट भारतीय वायुसेना में पायलट भी रहे थे, इसलिए लोगों ने उनके नाम के साथ पायलट जोड़ दिया और फिर वो राजेश पायलट कहलाए जाने लगे। राजेश पायलट भारत के गृह राज्य मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री के पद पर भी रहे। उन्हें उन युवा नेताओं में गिना जाता था जो खुलकर अपनी बात रखते थे। वर्ष 1998 में मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और उसका एक हिस्सा आज श्रद्धांजलि के तौर पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। सर, जो एक फिर से एक दौर शुरू होने लगा है पार्टी में, एक होम कमिंग का दौर, और मुखनार साहब की वापसी की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है पार्टी के लिए फायदेमंद होगा और इसका स्वागत हो रहा है पार्टी में या नहीं? मुझे ऐसी उम्मीद है कि सोनिया जी जब ये लोगों से कहेंगी और अपील करेंगी कांग्रेसमैन से कि आज के हालात में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने के लिए जो भाई हमें छोड़ के चले गए हैं वो भी वापस आ जाए, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि एक चुनौती भरा वक्त है कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी। तो मैं कुर्ता पजामा में था, चलो सुधीर को निपटो, तो आपके टेलीफोन के बाद अच्छा तो मैंने आज कहा सुधीर जल्दी करो, तुम्हें और बैठा नहीं साहब, मैंने आपसे बात की थी 2 दिन पहले। आपने कहा शाम को 8 बजे आ जाओगे, तो 10 बज रहे हैं, तो 8 वाला टाइम तो मैंने चलो ले हाफ एन आवर। और वर्ष 1866 में आज ही के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। उस समय इसे हाई कोर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कहा जाता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। यह देश का चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय भी है, जिसकी स्थापना कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट्स के बाद हुई थी। वर्ष 2019 में सरकार ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा था कि देश भर के हाई कोर्ट्स में 43 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग हैं और इनमें सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जहां करीब 7 लाख से ज्यादा मामलों में अभी भी कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और आज हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं कि अगर हमारे समाज से जाति व्यवस्था समाप्त कर दी जाए तो क्या इससे देश को फायदा होगा? आज आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अपने दोस्तों से बात कीजिए, परिवार से बात कीजिए। नमस्कार।